बस डन हो गया, डन कर दे तो अपडेट हो जाएगा। थैंक यू। चलिए जब हम जरा स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, पहली चीज तो मैंने आपसे कहा था कि गूगल एड रन करने के लिए हमें जरूरत है गूगल एड अकाउंट की। अब गूगल एड अकाउंट कैसे बनता है? जीमेल तो फ्री बन जाता है, मगर गूगल एड अकाउंट फ्री नहीं बनता। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब गूगल ऐड का तो मतलब ही ये है कि हम गूगल पर एडवर्टाइज करना चाहते हैं, और जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल हमसे पूछेगा कि भाई पेमेंट कैसे करोगे। सो गूगल ऐड अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। और हम जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, वो हमारी जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं वो डेबिट कार्ड से होती है या क्रेडिट कार्ड से होती है। ऑनलाइन इवन अगर यूएसए का कोई मेरा क्लाइंट हो ना, वहां पर बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है। यहां पर बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। अब ये पॉइंट समझने आपने। अच्छा, अब आपके पास डेबिट कार्ड भी है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, स्टिल आप अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बैंकिंग चैनल को आप यूज कर रहे हैं, उनके पास ई कॉमर्स की सर्विस नहीं है, या उन्होंने वो सर्विस आपको नहीं दी अभी तक। मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए कौन सी सर्विस होनी जरूरी है? ई कॉमर्स की सर्विस। ये बैंक की सर्विस होती है, ये मेटा की नहीं है, ये गूगल की नहीं है, ये बैंक की सर्विस है, ई कॉमर्स की। अब फॉर एग्जांपल आपका मिजान में अकाउंट है और आप मिजान से पेमेंट करना चाह रहे हैं। आपने अपना पेमेंट कार्ड ऐड किया। कार्ड कैसे ऐड करते हैं? वही जो कार्ड के ऊपर नंबर होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, कार्ड का नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और बैक साइड पर उसका सीवीवी कोड। आप जब उसको लिखते हो ना, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ई कॉमर्स की सर्विस एक्टिव नहीं है। अब आपने बैंक को कॉल की फॉर इंस्टेंस, सो उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो ई कॉमर्स की सर्विस देते ही नहीं है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मेटा के ऊपर नहीं होंगे, फेसबुक पर भी नहीं होंगे, गूगल पे भी नहीं होंगे। मींस ये वाला बैंक तो आपके काम का नहीं है अब पेमेंट्स करने के लिए आपको। लेकिन अगर आप उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि हाँ भी आपकी ई कॉमर्स हमने इनएक्टिव की हुई है, अगर आप चाह रहे हैं इसे एक्टिवेट करवाना तो आप वेरिफिकेशन करवाते हैं, जैसे हेल्पलाइन पे वेरिफिकेशन होती है, तो वो कहेंगे आप इसको लाइफ टाइम इनेबल करना चाहते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग इनेबल करना चाहते हैं। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग का क्या मतलब है? कुछ देर के लिए, क्योंकि ये सर्विस फायदेमंद तो है बट डेंजरस भी है। क्योंकि अगर आपने अपना ई कॉमर्स ओपन कर लिया और आपका कार्ड हैक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और भी उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर हम लाइफ टाइम पे इसको ऑन नहीं करते, बल्कि हम प्रेफर करते हैं इसको टाइमली ऑन करवाना। जैसे मिसाल के तौर पर आज मैं गूगल ऐड चलाना चाह रहा हूं और मुझे गूगल ऐड को पे करने हैं, कोई 10,000 रुपए ऐड करने हैं गूगल ऐड में, ताकि एड्स चले मेरे। तो मैंने क्या किया, फॉर द टाइम बीइंग सर्विस बैंक वालों को फोन किया कि जनाब 1 घंटे के लिए मेरी ई कॉमर्स सर्विस को एक्टिवेट कर दें। वो आपको कहेंगे ठीक है जी, 7:30 से लेकर 8:30 तक हमने इसको इनेबल कर दिया। 10-15 मिनट पहले ही आपको बताएंगे, ताकि आप इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करें। आप उन्हें कहेंगे मुझे 2 घंटे चाहिए, वो 2 घंटे कर देंगे। आप उन्हें कहेंगे नहीं जी, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए कर दो, वो 15 मिनट्स के लिए कर देंगे। डजेंट मैटर। ये वाला कार्ड होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस भी करने हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या जरूरत है? मैं अगर आपको प्रैक्टिस सेशन भी करना है, तो आपको गूगल ऐड में जाने के लिए अपना पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया? समझ में आ गया? अब मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो मैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता हूं कि मेरे पास ऐड अकाउंट है और मैं अपना ऐड अकाउंट स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपने जो डमी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, उसमें पैसे नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसको बनाया इस तरीके से पैसे इनपुट करके ही बनाया होता है, ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको। कहां तक? ऐड को पब्लिश करने तक। क्योंकि पैसे तो तब यूज होंगे ना जब ऐड लाइव होगा। जब तक ऐड लाइव नहीं होगा, जैसे आप पब्लिश तक गया, आपने कहा फाइन भी प्रैक्टिस हो गई, इट्स ओके, आपका काम तो हो गया ना प्रैक्टिस करने वाला। सो मैं अपना ऐड अकाउंट आप लोगों से शेयर करता हूं।
इंस्टाग्राम इज नॉट द पार्ट ऑफ गूगल, गूगल का तो नहीं है ना, गूगल ऐड उस पर नहीं चलेगा, उस पर मेटा ऐड चलेगा। मैं कहा उस पर मेटा ऐड चलेगा ना। देखिए मेटा ऐड चलने का प्लेटफॉर्म क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। गूगल ऐड चलने का प्लेटफॉर्म क्या है, गूगल, वेबसाइट्स और यूट्यूब। यानी जब हम गूगल ऐड चला रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम एड्स कहां पे रन कर रहे हैं, सर्च पर, SERP जिसे बोल रहे थे हम, वेबसाइट्स पर, कोई भी वेबसाइट्स, वेबसाइट्स पर, और तीसरे नंबर पर यूट्यूब के ऊपर। बस अगर कोई आपसे कहे कि भाई मेरा ऐड इंस्टाग्राम पर चलाओ, सो वो वाला जो ऐड है वो इंस्टाग्राम का ऐड जो है वो मेटा से चलेगा। अगर आपको कोई कहे कि फेसबुक पर ऐड चलाओ तो वो भी मेटा ऐड चलेगा। अब अगर आपको कोई बंदा ये कहे और आप फेसबुक ऐड चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं, और कोई बंदा आपसे कहे मुझे यूट्यूब पर ऐड चलाना है, इसका मतलब आप गूगल ऐड चलाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दो तरह की मार्केटिंग हो गई ना, एक गूगल की मार्केटिंग है, एक मेटा की मार्केटिंग है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मेटा एड्स, और गूगल के ऊपर एड्स चलाने के लिए गूगल एड्स। ठीक है, इस वक्त जो हम पढ़ने लगे हुए हैं वो हम पढ़ रहे हैं गूगल एड्स। ठीक है, चलो ये आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, आप लोगों ने क्या करना है, आप 3 लोग ही हैं ना फिलहाल, 3 या 4 लोग हो, आप लोगों ने मुझे अपना अपना ईमेल शेयर करना है। मैंने आपको परमिशन देनी है ना। अच्छा, परमिशन कैसे देते हैं, आपका एक जीमेल होना चाहिए, आपका जीमेल 2 स्टेप प्रोटेक्टेड होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके देखें, अगर आपका जीमेल 2 स्टेप वेरीफाइड नहीं होगा, सो गूगल कहेगा कि भाई ये तो ट्रस्टेड ही नहीं है, आप इसमें अपना बैंक अकाउंट डालने जा रहे हो। अगर कल को आपका जीमेल हैक हो गया, इट्स मीन आपका बैंक हैक हो गया। सो गूगल कहता है कि ऐड अकाउंट को यूज करने के लिए लाजमी क्या है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपको मैंने बताया 2 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1 गूगल ऑथेंटिकेटर, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एक ऑप्शन आती है डाउनलोड कोड्स। इन दोनों को जब हम कर लेंगे या दोनों में से कोई एक भी कर लेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन परफॉर्म हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली लिमिटेशन हमने कंप्लीट कर ली उसकी, जो उसने हम पे चेक लगाया था वो हो गया। अब हम दूसरी की बात करेंगे, मतलब पहला क्रॉस चेक हमारा हो गया, अब हम दूसरे की बात करेंगे। आपका ईमेल अंडर एज ईमेल नहीं होना चाहिए, यानी आपका ईमेल अडल्ट ईमेल होना चाहिए, 18+, 18 साल से ज्यादा की एज आपके अकाउंट बनाते हुए उसमें हो। मिसाल के तौर पर आप में से किसी ने 6 माह पहले अपना अकाउंट बनाया, और ये स्टूडेंट्स बच्चों की बात कर रहा हूँ, हाँ, और उसकी एज उसमें आ रही है 17 साल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर एज हो गया ना। इस एज पर आप गूगल ऐड नहीं चला सकेंगे। अब आपने क्या किया, आपने कहा भाई ये तो प्रैक्टिस तो करनी है ना, तो आप अपनी प्रोफाइल में गए, वहां जाकर आपने 17 साल को 31 कर दिया। सो गूगल पकड़ लेगा आपको, वो कहेगा नहीं भाई कौन है आप, बड़े हो गए हैं आप। तो अब अगर आप बड़े हो गए हैं तो कोई प्रूफ दे, मतलब क्या हुआ, आपकी तस्वीर भी देखेगा और आपसे आईडी कार्ड भी मांगेगा। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं देंगे तो आपका एज अंडर एज ही रहेगा। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका जीमेल अंडर एज है तो आप नया जीमेल बना लें। जब आप नया जीमेल बनाएंगे 31 साल का, तो नया जीमेल 31 साल का बेशक आप ही बना रहे हैं, जिसको वो कह रहा था कि आप इसको नहीं कर सकते, पहले वो कह रहा था, यहां पर वो आपसे आईडी कार्ड नहीं मांगेगा। यानी नया अकाउंट बनाते हुए जब आप एज मेंशन करते हो तो वेरिफिकेशन नहीं करता, बने हुए अकाउंट में जब आप एज अपडेट करते हो तो वेरिफिकेशन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको पहले पूरी करनी है। मैं आपको परमिशन दे भी दूंगा, इसके बावजूद अगर आप इन दोनों रिक्वायरमेंट्स में किसी एक या दोनों में बैंड हो तो आप ऐड अकाउंट फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसने लेटेस्ट बनाया और आपकी उम्र उसमें 18 साल से ज्यादा है तो इसका मतलब इशू नहीं होगा। नए अकाउंट और पुराने अकाउंट का कोई मसला नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन का मसला है। हाँ, न्यू सिम न्यू अकाउंट, आप पॉइंट समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार एक पॉइंट क्या बोल रहा हूँ,
अंडर एज, यानी उसमें अगर आपकी एज 18 साल से बड़ी है, मैं क्या, अगर उसमें आपने अपनी एज को 18 साल से बड़ा शो किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 18 साल के होंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो चाहे नया हो। हाँ, आज से आपने 6 साल पहले 18 साल का अकाउंट बनाया था, आज तो 18 साल के नहीं है ना, वो तो 6 साल पहले 18 साल के थे। 18 + 6, अब तो आप 24 के शो हो रहे होंगे ना, तो अब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल से बनना नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि आपकी एज, आपकी प्रोफाइल की शोड डेट ऑफ बर्थ से 18+ होनी चाहिए। अगर वो 18+ नहीं होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपना जीमेल भेजना है, ठीक है, और आपने नीचे लिखना है कि प्लीज असाइन गूगल एड परमिशन, ताकि मुझे पता लगे आपने मुझे क्यों भेजा है। क्लियर? क्योंकि जब आपको ये मिलेगा तो आप अगला काम कर पाओगे। चलिए जी, अब जरा आगे चलते हैं। गूगल ऐड हमने चलते हुए भी देखे थे ना। आज थोड़ा सा गूगल ऐड की साइंस को और समझते हैं। सबसे पहले एक साइंस समझते हैं। प्रीवियस क्लास में तो हम ये देखने लगे हुए थे ना कि पता कैसे लगता है ऐड है, तो सबको पता है ऐड लिखा हुआ आएगा, प्रमोशन लिखा हुआ आएगा, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, तो पता लग गया ये ऐड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक साइंस है ऑक्शन की, नीलामी जैसे क्या बोलते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये मैं पेन बेचना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा भाई कौन खरीदता है, तो इसका मतलब है कि मैंने इसकी नीलामी शुरू कर दी आपके साथ, ऐसे ही है ना। अब आप में से तीनों लोग इसकी प्राइस लगाएंगे, और आप में से जो इसकी ज्यादा प्राइस लगाएगा, मैं ये पेन उसको दे दूंगा। ये जनरल बात है ना, ये जनरल ऑक्शन ऐसी होती है। मैं क्या, जनरल ऑक्शन इसी को बोलते हैं। फेसबुक गूगल ऐड की ऑक्शन कैसे होती है, पहले ये समझते हैं भाई। अब ये देखिए कि 4 ऐड आ रहे हैं दुनिया भर में, या चले लाहौर के ऐड आ रहे हैं, तो हम कहते हैं लाहौर भर में कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने गूगल पर ऐड चलाया होगा, यानी कि गूगल को पे किया होगा ऐड चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर ऐड कितने नजर आ रहे हैं, एक दफा में 4। लेकिन अगर एक सिनेरियो बनाएं कि भाई आज कितने लोगों ने ऐड चलाया, तो पता लगा भाई आज 40 लोगों ने ऐड चलाया। लेकिन आपको अभी पहले फेज में 4 नजर आए, फिर आप बार बार देखते हैं तो फिर कहीं जाकर दूसरे कोई 4 नजर आ जाते हैं, फिर दोबारा जब देखते हैं तो फिर कोई और 4 नजर आ जाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ 4, आपको कोई और 4 नजर आ रहे हैं, शायद आपको कोई और 4 नजर आ रहे हैं। ज्यादा कौन से नजर आ रहे हैं 4 एड्स, इट इज कॉल्ड ऑक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी ने ऐड चलाया तो गूगल उसको ले गया ऐड ऑक्शन में। उसके बाद जिसकी बोली अच्छी थी उसका ऐड ऊपर आ गया। अच्छा, अब जनरल ऑक्शन में और ऐड ऑक्शन में फर्क का आपको पता लग गया। यहां पे खड़े होके मैं पेन बेच रहा था तो मैंने पेन की बोली लगाई, ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैं गूगल ऐड के ऊपर पेन बेच रहा हूं तो मैंने पेन की बोली नहीं लगाई। कि पेन की बोली लगाई, पेन की नहीं लगाई, मैंने पोजीशन की बोली लगाई कि भाई मेरा ऐड इन 4 नंबर्स में से चौथे पर आए, तीसरे पर आए, दूसरे पर आए, या 1 पर आए। पहली बात तो ये कि ऑक्शन का डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम डायरेक्ट ऑक्शन जो है वो प्रोडक्ट की करते हैं, गूगल ऐड में जो हम ऑक्शन करते हैं वो पोजीशन की करते हैं कि भाई मुझे पोजीशन दे दो बस। अगर मेरा ऐड पहले नंबर पर आया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी चीज बिक गई, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ऑक्शन विन कर ली, अब मेरा ऐड पहले नंबर पे नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब कोई क्लिक करेगा, मुझे कॉल करेगा, तो कन्वर्जन के चांसेस हैं, यानी मैं पेन बेच सकता हूं। पेन बिक नहीं गया। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ऑक्शन थी उसमें जिसने इसकी प्राइस लगाई मैंने तो उसको बेच दिया। यानी हमें यह समझ में आ गया कि डिजिटल सेलिंग में प्रोडक्ट की ऑक्शन नहीं हो रही, बल्कि
पोजीशन की और विजिबिलिटी की ऑप्शन हो रही है कि मेरा ऐड दिखेगा कहां पर, ये बोली लग रही है कि मेरा ऐड पहले नंबर पे नजर आएगा, कि मेरा ऐड चौथे नंबर पे नजर आएगा, कि मेरा ऐड तीसरे नंबर पर नजर आएगा। बोली हम ये वाली लगा रहे हैं कि हमारा ऐड किस जगह पर दिखे। समझ में आया? मैं क्या ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो ऐड लगा रहा हूं, अब मैं जो ऐड लगाने लगा हूं, मेरा ऐड किस नंबर पे आएगा। अब हमें ये समझना, अब ये जो ऑप्शन है इसका स्टैंडर्ड क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे दो क्लाइंट्स हैं, दोनों ही 500 रुपया लगा रहे हैं, तो पहले नंबर पे कौन आएगा तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इनको जरा हम समझ लेते हैं कि क्या है। पहले हमने समझ लिया ऑप्शन को। अच्छा, पहले गूगल क्या करता होता था, ये मैंने वही बातें जो लिखी हुई है यही समझाई हैं आपको मैंने सारी। ठीक है, पहले गूगल क्या करता होता था कि आमतौर पर ऐड शुरू में और आखिर में, जिसे मैंने कहा था हेडर और फुटर। अब आजकल गूगल एक शरारत और भी कर रहा है कि गूगल बीच में भी ऐड दिखाना शुरू हुआ है, दरमियान में। ठीक है, यानी ऊपर ऐड नजर आया, मतलब थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऐड नजर आया। कंसिस्टेंटली नहीं दिखा रहा, क्योंकि इससे विजिटर्स डिस्टर्ब होते हैं ना, कि भाई बार बार ऐड आने लगा हुआ है, तंग हो रहे हैं हम लोग। जैसे हमारे मोबाइल कोई ऐप यूज करते हुए फौरन ऐड आए तो हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सो गूगल टेस्ट कर रहा है कि ऑडियंस ज्यादा तंग तो नहीं होती इससे, तो ये उसने एक नया काम आजकल शुरू किया हुआ है। अच्छा, अब ये मैंने एक टर्म लिखी हुई है, एड रैंक। ये वो चीज है जिसकी वजह से ऐड पहली 4 पोजीशनों में घूमता है। ऐड रैंक। ऐड रैंक क्या चीज है कि भाई आपकी ऐड का रैंक अच्छा है कि आपकी ऐड का रैंक बुरा है। अगर आपकी ऐड का रैंक अच्छा है तो ऊपर आएगा, और अगर आपकी ऐड का रैंक बुरा है तो नीचे आएगा, लाजमी बात है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड रैंक का स्टैंडर्ड क्या होगा। गूगल ने इसका कोई स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जैसे आप लोगों का इम्तिहान होगा तो एक स्टैंडर्ड है ना, जिसके 95 नंबर आएंगे वो टॉप कर जाएगा, जिसके 90 आएंगे वो उसके नीचे होगा, जिसके 70 आएंगे वो, तो रैंक करने का एक स्टैंडर्ड तो डिसाइड हुआ है। इसी तरह गूगल ने ऐड रैंक का क्या स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, पहले ये समझते हैं। अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई क्योंकि ये ऐड है तो गूगल को पैसे दो और ऐड लगा लो, जो ज्यादा पैसे देगा वो ऊपर आ जाएगा, जो कम पैसे देगा। यही समझ में आती है ना, नॉर्मल नॉर्मल तो यही बात समझ में आती है, मगर ऐसा नहीं है। ये अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसा है। ऐड रैंक को कैलकुलेट करने के लिए गूगल का एक फॉर्मूला है, जिन चीजों को वो देखता है ऐड रैंक बनाने में। क्या है वो? मैक्सिमम सीपीसी। अब मैंने एक वर्ड बोला सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी क्या चीज है जी? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक को हम क्या बोलते हैं? सीपीसी। अब जरा ऐड की साइंस समझते हैं। एक बंदे ने ऐड लगाया तो गूगल ने क्या किया, उसका ऐड दिखाया, जो मैं कल आपको रिस्ट वॉचेस के ऐड दिखा रहा था। जब मुझे ऐड नजर आया तो मैं उसे कहूंगा ऐड इंप्रेशन या ऐड व्यू। ऐड इंप्रेशन यानी अगर मैं यहां आया, इधर आकर मैंने लिखा रिस्ट वॉचेस यूएसए फॉर इंस्टेंस, ऐड नजर आया। मैं क्या आपको एक ऐड नजर आ गया, ऊपर नीचे भी आ रहा है नजर, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, इट इज कॉल्ड ऐड। ये है ऐड पहचान। या तो एडी ऐड लिखा होगा, या स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, या एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, या प्रमोशन लिखा होगा, कितने सारे नाम ले लिए। तो पता लग गया भाई पहले भी ऐड आ रहा है, दूसरे नंबर पे भी ऐड आ रहा है, क्या ख्याल है? तीसरे नंबर पर भी ऐड आ रहा है, देखते हैं, आपने मुझे बताना है। चौथे नंबर पर भी ऐड आ रहा है, बस 4 ऐड आ रहे हैं। ये जो मुझे ऐड नजर आया इसे हम बोल रहे हैं ऐड इंप्रेशन। यानी आप सड़क से गुजर रहे हैं, इशारा बंद हुआ, आप भी रुक गए, हमने लेफ्ट साइड पर देखा एक बहुत बड़ा बोर्ड है,
जिसके ऊपर एक मार्केटिंग प्रमोशन लगी हुई है। अगली दफा जब आप उस सड़क से गुजरे तो इशारा खुला हुआ था, तो आपकी नजर उस बोर्ड पे नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो जो आपने विजिट्स किए हैं उसके सामने से इंप्रेशंस कितने हुए? एक हुआ है। यानी गूगल के ऊपर जब कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है तो उसको जब आपका एड नजर आएगा एक दफा तो इट इज कॉल्ड वन इंप्रेशन। अच्छा, अब इंप्रेशन तो नजर आ गया। अब मैंने कहा हाँ भाई गुड, ये कंपनी अच्छी लग रही है मुझे। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया, गाना ऑन कर दिया। क्या हुआ? मैं उनकी वेबसाइट पे चला गया। ऐसे ही है। ये क्या हो गया जी? क्लिक हो गया। इसे हम बोल रहे हैं क्लिक। अब जब उसका एड मैं देख रहा था स्क्रीन पर, उसे कॉस्ट नहीं थी पड़ रही। उधर दिखाने के लिए उसने कॉस्ट पे की हुई है, लेकिन जब एड्स नजर आ रहे हैं और उस पर क्लिक नहीं आता तो उसे कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही। कॉस्ट उसे कब पड़ेगी? क्लिक पर। इसका मतलब क्या हुआ कि कल तक तो मैं किसी ऐड में नहीं गया था, तो इसका मतलब है कल मैंने जितनी दफा भी ऐड खोला प्रीवियस क्लास में, उसको कोई डैमेज नहीं हुआ उसका, है ना? यानी उसके पैसे नहीं लगे थे। आज जब मैंने उस पर क्लिक कर दिया, उसके पैसे लग गए। कितने लगे? ये है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। यानी गूगल चार्ज किसको करता है? क्लिक को। इसीलिए इसको बोलता है पीपीसी ऐड, पे पर क्लिक ऐड, नॉट पे पर इंप्रेशन ऐड। इंप्रेशंस पर पे नहीं कर रहे हम, क्लिक्स पर पे कर रहे हैं। तो अब वो आगे क्या कह रहे हैं, आ जाए वापस स्लाइड में। पता लग गया होगा व्हाट इज मैक्सिमम सीपीसी। मैं क्या समझ में आ गया मैक्सिमम सीपीसी का क्या मतलब है? कि भाई आप कितने पैसे दोगे एक क्लिक पर। अब एक एडवर्टाइजर है, ठीक है, उसने ऐड बनाया, लगाया, और आज ऐड दिखाने का उसने बजट रखा 500 रुपया। इसका मतलब क्या? उस 500 के अगेंस्ट उसे कुछ इंप्रेशंस मिलेंगे। इंप्रेशंस का क्या मतलब? क्या मिला उसे? आपने बताना है, फिर ऐसे नहीं। मैंने कहा एक बंदे ने आज ऐड लगवाया और 500 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए, उसको इंप्रेशंस मिल गए 500 रुपए के अगेंस्ट। तो क्या हुआ बेसिकली? उसका ऐड स्क्रीन पर आना शुरू हो गया। इसकी एग्जांपल केबल ले लो ना। मैं कहता हूं भाई पीक सॉल्यूशन वालों ने केबल पर इश्तिहार लगाना है, ठीक है। एक महीने में पीक सॉल्यूशन वालों ने दिए केबल वाले को 5,000 रुपए। एक महीने की पीक सॉल्यूशन वालों ने दिए उसे 10,000 रुपए। एक में दिए उन्होंने लाख रुपया। तो जब उन्हें लाख रुपया दिया तो कितनी दफा ऐड आया होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा दफा। तो जब 500 रुपया दिया होगा तो काफी कम। ये जो ऐड नजर आ रहा है इट इज कॉल्ड इंप्रेशन। इसको हम इंप्रेशन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडवर्टाइजर ने स्पेंड किया 500 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे इंप्रेशंस मिल गए 500 के अगेंस्ट ना। 500 मिले, ये तो जब ऐड लगाएंगे तब पता लगेगा ना कितने इंप्रेशंस मिले उसको, लेकिन उसको इंप्रेशंस मिल गए। मतलब क्या हुआ? उसका ऐड नजर आना शुरू हो गया। लेकिन यहां पर कहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको कॉस्ट क्या आई, नहीं कह रहे ना। हम तो कह रहे हैं उसने 500 इन्वेस्ट किया, उसका ऐड दिखना शुरू हो गया, बस। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जब उसका ऐड दिखेगा और कोई विजिटर उस पर क्लिक करेगा, सो इट इज कॉल्ड क्लिक। अब गूगल चार्ज करेगा। लेकिन उसने बजट तो 500 लगा दिया हुआ था पहले ही। ये क्लिक वाली बात तो बाद में आई है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ये भी बताया कि मैं कितना डेली स्पेंड करूंगा, और उसने ये भी बताया कि मैं पर क्लिक पर क्या पे करूंगा। यानी एक क्लिक होगा तो उसकी कॉस्ट तो पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा एक ही क्लिक 500 रुपए का पड़ जाए, या उसने 10,000 रुपए लगाया हो तो एक ही क्लिक 10,000 का पड़ जाए, या उसने लाख रुपया लगाया हो तो एक ही क्लिक लाख रुपए का पड़ जाए। क्लिक के तो कुछ और रेट्स होंगे। ये तो पूरे दिन ऐड चलाने का बजट था उसका। ये जो क्लिक रेट है ये हम सेट करते हैं, इसे हम बोलते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। फॉर एग्जांपल उसने लगाए थे 500 रुपए। सपोज करते हैं कि गूगल ने कहा भाई 500 रुपए में ना मैं आपको आज दूंगा कोई 80 से 90 इंप्रेशंस। बट जिस इंप्रेशन पे आपका क्लिक होगा, आप बताएं उसके लिए आप क्या पे करोगे मुझे?
मैंने कहा भाई मैं उसके लिए आपको पे कर सकता हूं 70 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही पहला क्लिक आया 500 रुपए में से 70 रुपए माइनस हो गए, उसके बाद 10 इंप्रेशन और लगे, कोई क्लिक नहीं हुआ, मेरे खर्चा कितना हुआ अभी तक 70 रुपए। उसके बाद जो 71वां इंप्रेशन आया उस पर एक दफा फिर क्लिक हो गया, फिर शायद 70 की बजाय 80 रुपए लग गए। समझ में आ गया व्हाट इज सीपीसी। अब जैसे जैसे उसके क्लिक्स बढ़ते जा रहे हैं, एक स्टेज पर आया 4-5 क्लिक्स के बाद क्या पता लगा भाई उसके 500 रुपए कंज्यूम हो गए, तो उसका एड डिलीवर होना भी बंद हो गया, क्योंकि उसने लगाई है 500 रुपए थे, 500 रुपए तो कंज्यूम हो गए। अब आपको बजट और सीपीसी में फर्क पता लग गया होगा कि उसने कितना ऐड दिखाना था, ये बजट था, और उसने पे क्या करना था गूगल को क्लिक के ऊपर, ये सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। सो गूगल क्या कह रहा है, मैं ऐड रैंक कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसमें इंप्रेशन का कोई रोल नहीं है ऐड रैंक में, देख लिया आपने। कहता है ऐड रैंक में ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि मैक्सिमम सीपीसी, मतलब क्या हुआ कि भाई आपने ऐड जब चलाया अपना 500 रुपया, तो आपने मुझे क्या बताया कि आप पर क्लिक क्या दोगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई आज का बजट है 500 रुपया और मैं आपको दूंगा 40 रुपए, किस चीज के, एक क्लिक के। तो ये 40 क्लिक्स पर माइनस होने शुरू हो जाएंगे। फिर मैंने कहा भाई मेरा बजट है आज 500 रुपया, मैं आपको दूंगा पर क्लिक 80 रुपीज। तो इसका मतलब हुआ पहला क्लिक आया तो 80 रुपए निकल गए मेरे 500 में से, तो बाकी कितने बच गए 420। फिर अगला क्लिक आया फिर 80 माइनस हो गए। तो जब मेरा 500 कंज्यूम हो जाएगा आज के दिन में, मैं जीरो पे आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यूं समझो, क्लिक्स होते जा रहे हैं, अब मेरा बजट क्या हुआ, अब मेरा ऐड नजर आएगा, अब नजर आना बंद हो जाएगा अनटिल कि मैं फिर और पैसे ना डालूं ऐड में। तो अब आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज सीपीसी। सो गूगल कह रहा है जी ऐड रैंक मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, जो भी आपने सीपीसी, इसका मतलब है कि सीपीसी हम खुद रखते हैं, ऐसे ही है ना, मैं ही बताऊंगा ना गूगल को भाई ये लो 500 रुपया और मैं तुम्हें एक क्लिक पर इतने पैसे देता हूं। अब मैं सीपीसी दूंगा कितनी, मिसाल के थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, इसी बात को यूं कर लेते हैं, 4 ऐड नजर आ रहे हैं, मेरा बजट था 500 रुपया, ठीक है, मैंने सीपीसी दे दी 5 रुपए। लेकिन जब मैंने ऐड को देखा तो भाई ये तो मेरा ऐड नजर ही नहीं आ रहा, लोगों के ऐड नजर आते हैं, मेरा ऐड ही नजर नहीं आ रहा। कहीं दूर जाकर क्या मतलब हुआ कि मैं पेजेस देखता जा रहा हूं, कोई नीचे कहीं जाकर ऐड लगा हुआ है, उसका तो फायदा ही कोई ना हुआ मुझे। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़े कम पैसे हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको 35 रुपए कर दिया। फिर मैंने देखा, मुझे पता लगा फिर ऐड नजर नहीं आ रहा, फिर मैंने इसको कर दिया 45 रुपए। फिर जब मैंने ऐड देखा तो मुझे लगा कि भाई मेरा ऐड ना चौथे नंबर पे आ रहा है। मैंने कहा नहीं भाई चौथे पे तो नहीं आना चाहिए, कम से कम दूसरे पर आए या पहले पर आए। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको 55 रुपए। अब मुझे लगा कि हाँ भाई दूसरे पे आ जाता है, कभी तीसरे पे आ जाता है, कभी पहले पे आ जाता है। मैं कहता हूँ ठीक हो गया। समझ में आई बात कि हम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए वापस आ जाए स्लाइड में। तो सीपीसी का पता लग गया। कहता भाई ऐड रैंक को मैं क्या करूंगा, मुझे पहले मैं देखूंगा आपने सीपीसी क्या रखी है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है एक सिंपल सा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपकी क्वालिटी स्कोर के साथ। आपकी क्वालिटी क्या बनती है, क्वालिटी क्या चीज है। क्वालिटी के लिए गूगल ने, अब इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे तो लग ही रहे हैं मगर एट द सेम टाइम पैसों के साथ साथ वो क्वालिटी को भी देख रहा है, क्वालिटी भी है कि नहीं है। जैसे किसी को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन देनी होती है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होता है ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई 7वीं पास यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वही यूनिवर्सिटी में जाएगा। इसी तरह उसने कहा कि ये मेरा क्वालिटी स्कोर है, इसको मैं आपकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर निकल आएगा मेरे पास क्या क्या निकलेगा, रैंक। आपका रैंक क्या है। अब क्वालिटी स्कोर क्या है जी, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर का नंबर क्या है गूगल के पास, 0 to 100, 0 to 10, 100 बोल रहा हूं, 0 to 10। अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने $3 लगाए और उसका अभी क्वालिटी देखते हैं क्या होती है, पहले जरा फार्मूला समझ लेते हैं। और उसकी क्वालिटी आ रही है 8 out of 10,
तो उसका एड रैंक क्या बन गया? 24। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा भाई, सिंपल सी बात है ना। यानी गूगल कह रहा है कि मैं आपको इवेल्युएट कैसे करूंगा, मैं आपको ऐसे इवेल्युएट करूंगा कि आपकी कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी जो भी होगी, कितने डॉलर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी इसमें एक पार्ट पैसों का और एक पार्ट क्वालिटी का। जहां पर क्वालिटी का पार्ट आ रहा है वहां पैसे इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं गूगल को कहूंगा ये लो भी पैसे पकड़ो और मेरी क्वालिटी तुम खुद ही इंप्रूव कर दो। गूगल कह रहा है कि आपने सीपीसी सेट कर दी $3 और आपकी एड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी देखते हैं ये क्या है, तो आपकी रैंक बन गई 24। अब सिर्फ आखिर ये देखिए क्या किया हुआ है, हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें 4 एडवर्टाइजर्स दिखाए हैं कि भाई ये 4 लोग कितना पे कर रहे हैं और इनकी एड क्वालिटी क्या है, सो इनका एड कहां विजिबल हो रहा है। तो अगर आप चौथे नंबर वाले को देखें तो सबसे ज्यादा पैसे तो वो लगा रहा है, और अगर हम ये समझते हो कि ये एड्स हैं, पैसे देकर चलने हैं, तो इस तरह तो फिर इसका ऐड ऊपर आना चाहिए था, लेकिन इसका ऐड नीचे आ रहा है सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने के बावजूद। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एड क्वालिटी पुअर है। देखिए इसकी एड क्वालिटी कितनी कम है, 10 में से सिर्फ 2। तो इसके ज्यादा डॉलर्स भी इसको फायदा नहीं पहुंचा रहे। अलबत्ता इसके डॉलर्स को फायदा पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं आप लोग बताएं, इसके डॉलर्स इसे कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं? शाबाश, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि सबसे ऊपर आ जाए, पहली हो जाए। मैं कहा क्या करें हम, तो इसकी पोजीशन पहली हो सकती है इसी स्टेज में। क्वालिटी पे वो जोर दे ही नहीं रहा, मैं कहा क्वालिटी पे वो फोकस ही नहीं कर रहा। क्वालिटी को तो हमने देख लिया ना, बुरी क्वालिटी ऐसी। एड रैंक को बढ़ाना है तो क्या करें? मैंने कहा एड रैंक को बढ़ाना है तो क्या करें? 12 नहीं आ रहा, क्या बढ़ाना है? 12 का नहीं, ये नहीं कहना जहां 12 आ रहा है या 7 आ रहा है, मुझे बताएं क्या करें तो ये पहले नंबर पे आना शुरू हो जाएगा। एड क्वालिटी को वो बढ़ा नहीं सकता अभी के लिए। क्या करें? मेरी भी कभी तस्वीर ले लिया करो, इसी की लेते हो हमेशा है। अच्छा मेरी नहीं लेनी आपने, अच्छा तो क्या करें? यही तो समझा रहा हूं कि क्या करना है, यही इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या करें तो ये बंदा क्वालिटी लो रख के भी पहले नंबर पर आ जाए। भाई पहला बंदा कितने डॉलर स्पेंड कर रहा है? $3। ये कितने कर रहा है? $6। अब अगर सपोज करें कि ये करे $13, तो इसका एड रैंक क्या बनता है? स्क्रीन पर देखना है आपने। मैं क्या, अगर ये $13 स्पेंड कर दे, कौन? एक्मी वाले की बात कर रहा हूं जो चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर ये $13 स्पेंड कर दे 6 की बजाय, तो इसकी रैंक क्या बन जाएगा? 13 ज़रब 2 यार क्या हो गया? 26। इसका ऐड पहले आ गया कि नहीं आया? पहले नंबर पर ऐड चला गया कि नहीं आया? क्योंकि उसने उसने क्या देखना, ऐड रैंक देखना था ना। मगर इसे इस सारे काम के लिए कंप्रोमाइज क्या करना पड़ा? पैसों पे कंप्रोमाइज करना पड़ा। यानी वो वाला ऐड जो $3 में भी अच्छी पोजीशन पर आ सकता है, उसके लिए ये पर क्लिक $10 एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है। और जब ये $10 एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक क्लिक पे कर रहा है। अगर इसको एक दिन में 10 क्लिक्स चाहिए थे तो $10 मल्टीप्लाई 10, और अगर इसे एक दिन पे 50 क्लिक्स चाहिए थे इसके बजट के मुताबिक, तो $10 मल्टीप्लाई $50, $500। $500 को 300 से ज़रब दे दें, कितनी ज्यादा पैसे बन गए पाकिस्तानी रुपीस में। तो ये सिर्फ अपनी एड क्वालिटी अच्छे ना होने की वजह से इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने लगा हुआ है, जबकि इसके अगेंस्ट ये जो 1.5 लाख रुपया बन गया फॉर इंस्टेंस, वो जो $3 वाला बंदा है वो ये अपनी प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए पैसे लग ही नहीं रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि उसकी एड क्वालिटी अच्छी है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ,
आ गया ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिनेरियो में इस तस्वीर के मुताबिक अगर तीसरा बंदा कहे कि मुझे पहले नंबर पे आना है, चलिए अब मैंने ये कह दिया, तीसरा बंदा ये कहे XYZ ब्रांड जो है कि भाई मुझे आना है पहले नंबर पे, क्या करेगा वो? अभी वो क्वालिटी स्कोर मैंने बताया नहीं है क्या, ठीक है ना? अभी वो क्या करेगा, एकदम वो पहले पर चला जाए, बताना है मुझे क्या करे, बताए ना क्या करे, कितना करे? पहले नंबर पर उसका ऐड आना चाहिए, यू से ऊपर आना चाहिए। बताओ ना यार क्या हो गया, उससे बोलने दो ना यार, थोड़ा सा उसे भी तो बोलने दो, बोलो क्या करे वो? आपको नहीं समझ में क्या बात क्या कर रहा हूँ? फोटो क्यों ली थी? फोटो क्यों ली थी? वैसे ही पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज में इजाफा करने के लिए, अच्छी बात है ली है, मैं पूछ रहा हूँ क्यों ली थी? अपनी मेमोरी के लिए ली थी ना, ये सवाल था मेरा। 12 8 करेंगे तो बराबर हो जाएगा, 9 करेंगे तो समझ में आ गया ना? यानी कि समझ के आ रहे हैं पॉइंट कि भाई इस तरह करेगा तो ये तो पैसे बहुत लग रहे हैं। अगर वो क्वालिटी पर फोकस नहीं करेगा तो वो एक एक क्लिक के लिए इतने पैसे जाया करने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी को समझ लेना चाहिए, है ना? इससे ये भी पता लगा कि जिसकी एड क्वालिटी अच्छी है उसके पैसे भी कम लग रहे हैं, जिसकी एड क्वालिटी अच्छी है उसके पैसे कम लग रहे हैं, जिसकी एड क्वालिटी बुरी है उसके पैसे एड चलाने के लिए ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल कह रहा है पैसे दो तो बस सिर्फ पैसों की वजह से मैं ऐड पहले नंबर दिखाऊंगा, फिर वो उनका कंपटीशन होगा, कंपैरिजन होगा कि कौन ज्यादा अच्छी सिस्टम को यानी वेबसाइट्स को हमारे पास लेकर आया। अब ये ऐड क्वालिटी के क्या स्टैंडर्ड हैं ये समझने लगे हम, यानी कि ऐड क्वालिटी में क्या चीज है जिसे हमें इंप्रूव करना है, जिससे हमारे डॉलर्स तो लगने ही लगने हैं। ऐसा नहीं है कि ऐड में डॉलर नहीं लगेंगे, भाई पैसे लगाए बगैर तो ऐड चलेगा ही नहीं, लेकिन कम पैसों से ऐड कब चलेगा? जब हमारी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी। कैसे अच्छी होगी ये देखने लगे। ले ली, आ गया। ऐड रैंक क्वालिटी स्कोर फैक्टर्स, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होता है, अब वो देखने लगे। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है, 3 है, नजर आ रहे हैं 3 फैक्टर्स? देखें जरा, एक पे लिखा हुआ आ रहा है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, आ रहा है? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? 3 फैक्टर्स आ रहे हैं जिसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट है वो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेड CTR का आ रहा है, ऐसे ही है ना? अच्छा, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? भाई आपने एक गूगल ऐड चलाया और कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ गया, अब जो वो ढूंढ, ऐसे ही है ना जैसे आप घर से निकले या हमने किसी मार्केटिंग के बंदे को लगाया कि जाओ भी डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट की मार्केटिंग करके स्टूडेंट्स ढूंढ के लाओ, वो मार्केटिंग का बंदा स्टूडेंट्स ले आया। अब वो जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऑफिस में आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उनका पहला तो हमने मार्केटिंग की, अब उनका एक एक्सपीरियंस होना है हमारे स्टाफ के साथ, अच्छा या बुरा, या उनका एक्सपीरियंस होना है पीक सॉल्यूशंस के साथ, अच्छा या बुरा। तो एडमिशन कब होगा? अच्छे एक्सपीरियंस पे कि बुरे एक्सपीरियंस पे? अच्छे। यानी अगर कोई बंदा उसे कन्विंस कर पाएगा ऑफिस में बैठा हुआ कि भाई हमारे पास जो कोर्स है वही आपकी रिक्वायरमेंट है और वो सबसे अच्छा कोर्स है, तो एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं कन्विंस कर पाएगा तो इसका मतलब है वो क्यूरी भी ड्रॉप हो जाएगी, हालांकि उस पर जितनी मर्जी मेहनत की हो मार्केटिंग के बंदे ने। इसी तरह जो आपका गूगल ऐड चल रहा है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वो किस पर चलता है? कीवर्ड पे चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड जो है वो हमारे मार्केटिंग के बंदे हैं। जैसे ही कोई कीवर्ड किसी ने लिखा तो ऐड नजर आ गया, वो जो ऐड नजर आया वो हमारा ऑफिस है। अब अगर ऐड का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होगा कि हम उसे कन्वर्ट कर सकें तो इसका मतलब है कि लीड तो नहीं आएगी, एडमिशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस वेबसाइट पर लेकर जा रहे हैं उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भाई कोई मेरी वेबसाइट पर आए तो मैं अच्छा एक्सपीरियंस किसको कहता हूँ? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई एक कंपनी जो है वो गाड़ियाँ बेचती है, ठीक है, एड लगाया उसने, बड़ा इंप्रेसिव सा एड था, कोई बंदा गाड़ी खरीदने के लिए आ गया, बड़ा खूबसूरत सा एक कमरा था, ऑफिस था जहाँ वो बंदा बैठा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व किए, वहाँ पर उन्होंने उसको कॉफ़ी भी पिलाई, शायद बाद में उन्होंने उसको कोई चरगा शरगा भी खिला दिया। लेकिन वो आया क्यों था? गाड़ी लेने आया था एक्चुअली तो। मगर उनके पास गाड़ियों का शोरूम नहीं है, उसने किसी और जगह से उसे गाड़ी लेकर देनी थी। क्या ख्याल है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा कि बुरा? बहुत अच्छे भाई। यानी कि तुम यहाँ पर कॉलेज में आओ, कल मैं टॉफियाँ लाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, ठीक है, और तुमको सर ने आज बहुत अच्छा पढ़ाया है ना? क्या ख्याल है? खाने से एक्सपीरियंस अच्छा होगा कि गाड़ियाँ देखने से एक्सपीरियंस अच्छा होगा? एक बंदा गाड़ी खरीदने आया, मतलब वो जेब में पैसे रखे हुए उसने, उसे शोरूम चाहिए ना, उसे गाड़ियों का शोरूम भी नजर आना चाहिए, उसे गाड़ियाँ पड़ी हुई भी नजर आनी चाहिए, फिर उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेबसाइट से जो चीज बेच रहे हैं, अगर वो चीजें आपकी वेबसाइट पे नजर ही नहीं आ रही कहीं पर, तो क्या विजिटर्स कुछ खरीदेंगे हमसे वेबसाइट से? कभी भी नहीं खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अब ये भी समझ लेते हैं क्या होना चाहिए। हम कहते हैं कि कोई भी कॉलेज है जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेचता है, एक ऐड चला कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को सेल करना था, ये विजिटर ने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट इन लाहौर, एक कॉलेज ऊपर आ गया, उसने उस पर क्लिक किया, जैसे ही कॉलेज खुला, वेबसाइट खुली सॉरी, उसके ऊपर एक स्लाइडर चल रहा था, स्लाइडर सा, जिसमें तस्वीरें थी कुछ, लेकिन उसमें सारी तस्वीरें थी, बीच में कहीं डिजिटल मार्केटिंग भी था। वो उसको लगा कि क्या हो गया, ये तो मैं सही जगह पर नहीं आया, ऐसा ही है ना, यही लगा होगा ना, उसने सही जगह नहीं आया, उसने ऊपर पे स्क्रॉल किया, जैसे उसने स्क्रॉल किया ना, तो आगे उसको तस्वीर नजर आई उस कॉलेज के मालिक की। उसने कहा भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाह रहा था बच्चे, ठीक है, उसके साथ उसने लिखा ना ये साहब हैं, इन्होंने ये कॉलेज खोला था, ये जनाब इतनी जिद्दोजहद के बाद इन्होंने ये कंप्यूटर कॉलेज खोला। मुझे बताएं, जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहता है, ये उससे रेलिवेंट बात है? नहीं है। उसने कहा भाई क्या हो गया, कहाँ है कोर्स? उसने फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल किया, फिर उसने लिखी हिस्ट्री ऑफ कॉलेज, कि जनाब ये 2014 में कॉलेज बना था, पहले वहां था, फिर यहाँ था, छोटी बिल्डिंग थी, फिर बड़ी बिल्डिंग हो गई। उस बंदे का मसला हल हो जाए। सर मेरी उम्र मेरी 10 मिनट क्लास अटेंड करनी है डिजिटल मार्केटिंग की। आते हैं। हाँ जी, अब वो स्क्रॉल करके और नीचे आया तो वहां पर कॉलेज की हिस्ट्री आ गई, और उसके बाद थोड़ा सा उसने और स्क्रॉल किया मोबाइल को यूं करके, अभी तक मुझे डिजिटल मार्केटिंग कहीं नहीं मिल रहा, तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है आवर कोर्सेज, उसमें किसी जगह पर जाकर डिजिटल मार्केटिंग भी लिखा हुआ। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला जो यूजर एक्सपीरियंस है अच्छा एक्सपीरियंस है? अब एक और एक्सपीरियंस करते हैं, एक और बैड एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड एक्सपीरियंस हुआ। अब एक और वेबसाइट पर उसने क्लिक कर दिया, उसे जब उसने खोला, उसने रिसर्च क्या किया था, बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब जब वो उस वेबसाइट पर आया, तो जैसे ही उसने वेबसाइट खोली, तो सबसे ऊपर जो ट्रेनर था उसकी एक छोटी सी वीडियो थी 15 सेकंड की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट करने मेरी ही वीडियो थी, उसने वो वीडियो देखी, उसको लगा सही जगह पहुंच गया, उसके बाद उसने थोड़ा सा स्क्रॉल किया ऊपर, आगे एक और वीडियो है स्टूडेंट रिव्यू की, जिसमें स्टूडेंट 10 सेकंड में ये बता रहा था कि जनाब मैंने 6 माह पहले ये कोर्स कंप्लीट किया था और अब मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये जॉब कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ? उससे थोड़ा सा और नीचे आया तो आपके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एक छोटा सा टॉपिक था जिसका 10 मिनट का लेक्चर था, जैसे सब लोग आके बैठ के ना यही जानना चाह रहे हैं ना, समझना चाह रहे हैं क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, जब हमने ये सब कुछ उसको अपनी वेबसाइट से दिखा दिया, 10 मिनट का लेक्चर था,
उसने 10 मिनट का लेक्चर देखा, सो उसको ट्रायल क्लास की जरूरत की, कमी भी खत्म हुई। उसके बाद नीचे आया तो लिखा हुआ आ रहा था कि क्लिक हियर टू डाउनलोड नोट्स, कि जो आपने पढ़ा है इसके नोट्स अगर आपने अभी डाउनलोड करने हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर दो। अब अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि बुरा एक्सपीरियंस हुआ? जी, ये वो बात है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, क्वालिटी स्कोर। यानी जिस जगह पर हम उसको लेकर गए हैं उस जगह पर उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, ठीक एक्सपीरियंस हुआ कि गलत एक्सपीरियंस हुआ। अब इसमें पहला फैक्टर क्या था? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, कि कोई बंदा जब आपकी वेबसाइट पर आएगा एड से तो उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा होने लगा हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब? स्कोर मिल गया, इसको पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? ये जो 0 से लेकर 10 तक पॉइंट्स थे क्वालिटी स्कोर के, वो कैलकुलेट हो रहे हैं यहां से। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस में एक चीज और भी होती है, वो क्या होती है? उसको हम दो तरह मेजर करते हैं। नंबर 1, इंगेजमेंट टाइम या फिर बाउंस रेट। यानी मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आए, बैठे, और घंटे की क्लास में से कोई 5 मिनट के बाद चला जाए, कोई 10 मिनट में चला जाए, कोई 2 मिनट में चला जाए, तो अच्छी एंगेजमेंट हो रही है कि बुरी एंगेजमेंट हो रही है? बुरी। और अगर कोई स्टूडेंट आए ट्रायल क्लास के लिए और बैठे और उठकर चला जाए तो बाउंस रेट कैसा है? लो के हाई? लो। लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अनसेटिस्फाइड। लेकिन इसी तरह आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आता है, आपकी वेबसाइट पर आया, जो मैंने पहला सिनेरियो आपसे डिस्कस किया था, वो जैसे ही उसने कॉलेज की हिस्ट्री तक गया होगा, मेरा ख्याल है वहीं से क्विट करके वापस चला गया कि भाई मैं तो डिजिटल मार्केटिंग लिखा था, ये कहानी कुछ और आ रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ उसका बाउंस रेट हाई है कि लो है? लो है। लेकिन जिस बंदे को हमने पहले ट्रेनर का लेक्चर दिखाया, फिर स्टूडेंट का फीडबैक दिखाया, फिर एक टॉपिक दिखाया, फिर कहा ये डाउनलोड कर लो, तो बहाने बहाने से हमने उसे रोका कि नहीं रोका? इसका मतलब हुआ बाउंस रेट नहीं, बाउंस रेट रुक गया तो बाउंस रेट लो हो गया। देखिए बाउंस रेट किसको बोल रहे हैं? बाउंस कितनी जल्दी करता है? वो क्रिकेट का मैच हो रहा होता है ना, एक स्पिनर बॉलर बॉलिंग करता है, एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, तो बाउंस किसका हाई होता है? फास्ट बॉलर का बाउंस ज्यादा तेज होता है। हम ये कह रहे हैं कि कोई बंदा हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और फौरन क्विट कर जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? हाई बाउंस रेट। कोई बंदा हमारे कॉलेज में आए, क्लास में आए और पूरा घंटा पढ़ के जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? लो बाउंस रेट। प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें कैसा बाउंस रेट चाहिए? लो बाउंस रेट। इंगेजमेंट कैसी चाहिए? हाई। एक ही बात कर रहा हूं, दो डिफरेंट एंगल से। इंगेजमेंट भी बाउंस रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। बाउंस नहीं हो रहा बंदा, इंगेज हो रहा है, बैठ गया आपकी क्लास में। बाउंस होने का क्या मतलब है? आए और चला जाए। आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और चली जाए, भाई आपका क्लाइंट तो आपसे लड़ेगा कि भाई मैं तो गूगल ऐड चलाया था, भाई मुझे 50 क्लिक्स आ गए हैं, गाहक कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वजह क्या है कि भाई आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस इंतहाई बुरा हो रहा है। गूगल ऐड का क्या काम था? गूगल ऐड का काम था ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पे लाना। ले आया ट्रैफिक को। यानी मैंने मार्केटिंग के 4 बंदे रखे हुए हैं जो कि कॉलेज के लिए मार्केटिंग करते हैं और स्टूडेंट्स लेकर आते हैं। जब वो स्टूडेंट्स को ले आए इंफॉर्मेशन ऑफिस के अंदर या क्लासरूम के अंदर, तो बेचारे मार्केटिंग वाले बंदे का काम तो खत्म। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये 4 बंदे तुम लाए थे, इन्होंने ट्रायल क्लासें पढ़ी और चले गए और आए नहीं। इसके लिए सोचना पड़ेगा कि क्या नीचे इंफॉर्मेशन ऑफिस में प्रॉब्लम था कि क्लासरूम में प्रॉब्लम था। तो उस मार्केटिंग वाले बंदे का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह जो बंदा गूगल ऐड रन करने लगा हुआ है, उसने आपको ट्रैफिक दी, आपके ऐड की प्रेजेंस भी अच्छी बनाई, लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजेस की जरूरत है कन्वर्जेंस के लिए। एक चीज। नंबर 2, दूसरा फैक्टर क्या है जी? एक्सपेक्टेड सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट कितना है आपका? क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है? भाई आपका ऐड बार बार नजर आ रहा है। प्लीज जी जी प्लीज।
आपको बार बार नजर आ रहा है ऐड, बट आप क्लिक नहीं कर रहे हो। देखिए आपको ऐड बार बार नजर आता है मगर आप क्लिक नहीं करते ऐड के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ? दम नहीं है ना ऐड में। मतलब आप जो बंदा उसे देख रहा है उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा। अब जब कोई ऐड नजर आता है उसका मकसद कैसे पूरा हो सकता है? आपने देखा था ऐड में हेडलाइन आ रही थी, ऐड में डिस्क्रिप्शन आ रही थी, और इवन जो मैंने आखिरी आपको ऐड दिखाया तो आप देखिए उसमें और भी बहुत कुछ था। बैक करो, हॉलीडे बंडल, कॉन्टैक्ट अस, इलेक्शन वॉचेस, कितना कुछ आ गया। अब ये मटेरियल उसको कन्विंस कर रहा है ना कि मैं इस पे क्लिक करूं कि ना करूं। नीचे वाले ऐड को देखें जरा, उसका क्या है? सिंपल है ना, इसमें कम इंफॉर्मेशन है, इसमें उससे भी कम है, और ये आखिरी ऐड में तो बिल्कुल ही सिंपल है। हालांकि इसमें सिर्फ एक अट्रैक्शन है, क्या है? इसने कहा कि यहां से पसंद लोगों को 40% ऑफ है, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लिक थ्रू रेट पे काम कर रहा है। ये इस तरह काम होगा, ये ऐड हेडलाइंस और ऐड डिस्क्रिप्शंस, ये हम देखेंगे ये क्या होती है। हाँ जी, 100%। अच्छा, उसके बाद आखिरी ऑप्शन क्या आ रहा है? ऐड रेलिवेंस। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ऊपर उसने लिखा बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जब नीचे खुला तो पता लगा जनाब ये तो बीकॉम करवाते हैं, आईकॉम करवाते हैं, आईसीएस करवाते हैं, तो रेलेवेंट तो ना हुआ, इररेलेवेंसी हो गई। ये तीन स्टैंडर्ड्स मिलकर आपकी एड क्वालिटी बनाते हैं। ये स्टैंडर्ड्स मीट कौन करेगा? एड रेलेवेंस गूगल एड वाले का काम है, सीटीआर गूगल एड वाले का काम है जो रन कर रहा है। बट जो पहला फैक्टर है कौन सा है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। इसमें वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल है। गूगल ऐड रन करने वाले ने आपकी वेबसाइट तो नहीं बनाई, अलबत्ता वो आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, वो कस्टमर को बताएगा कि भाई आपकी वेबसाइट में दमखम नहीं है, इसको जरा बेहतर करें, रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही। अगर आप इसको इंप्रूव कर लेंगे तो आपको पता लग गया कि कहां $3 और कहां $13, $10 आप बचाओगे पर क्लिक। और अगर आपको एक दिन में 10 क्लिक्स मिलते हैं तो आपको 30 डेज में कितने मिलेंगे? और अगर आपको 30 डेज में 500 क्लिक्स मिलते हैं तो आपको एक साल में कितने मिलेंगे? और आप एक साल के बजट को जब कैलकुलेट करोगे तो लाखों में आएगा। और अगर आप इन चीजों को बेहतर कर लेगा तो इतने पैसे सेव कर लेगा। ऐड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और फिर हमारे डॉलर्स कम लगेंगे। नहीं होगी तो फिर हमें हर दफा पैसे ही लगाने पड़ेंगे, और पैसे लगा के ऊपर आ भी जाएंगे तो अगर हम लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होंगे, यानी कि फिर क्वालिटी पकड़ी गई ना। मैं क्या, वहां पर फिर क्वालिटी ही पकड़ी गई कि क्लिक्स तो आए, कन्वर्जन्स नहीं आए। कन्वर्जन इसलिए नहीं आई कि वो इंटरेस्टेड मटेरियल नहीं था उनके लिए। हाँ जी, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये हम जिसकी मार्केटिंग कर रहे होंगे उसके पॉइंट से हम इसको देखेंगे।